आज हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, जिसमें हमने लिखा है वी कैन यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कंप्यूटिंग नेट फोर्स, नेट फील्ड, ईटीसी। वैसे तो फिजिक्स में कई जगह पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है, लेकिन आज हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलॉम्स फोर्स को। इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर एक चार्ज Q1 बनाया है, इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 है जो इस Q1 पर इसकी लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग F12 फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही इस Q1 के पास में हमने एक Q3 चार्ज ले रखा है जो इस Q1 पर F13 फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही कई चार्ज इस Q1 के आसपास होंगे और हमने समझने के लिए यहाँ पर एक nth चार्ज Qn ले रखा है जो इस Q1 पर F1n फोर्स लगाएगा। अभी इस सिचुएशन में इस चार्ज Q1 पर F12, F13, F1n 3 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि नेट फोर्स इस चार्ज Q1 पर कितना लग रहा है, तो यही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यह कहता है कि अगर हमें F1 वेक्टर मतलब कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए जितने भी फोर्स यहां पर लग रहे थे जैसे F12, F13, F1n, इन सब का हमें वेक्टर सम करना होगा। इसको अगर हम थ्योरी में समझे तो क्या लिखेंगे कि द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। और अगर हम इसको कूलॉम्स लॉ के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे F1 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि Q1 और Q2 के बीच इंटरेक्शन होगा, Q1 Q3 के बीच होगा, Q1 Qn के बीच होगा, इन सब कंडीशन में जो Q1 है, Q1 चार्ज है, वो सब में कंपलसरी कॉमन है। लेकिन चार्ज जो सेकेंड वाला जो चार्ज था आपका, वो कभी Q2 है, कभी Q3 है, कभी Qn है, तो उसे हमने Qi लिखा है। इस i का मतलब यहां इंटीजर से है। और आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जितने भी चार्ज होते हैं इन सबको अगर हमें एक ही फॉर्मूले में लिखना होता है तो हम उसका समेशन लगा देते हैं, और हम ये जो सेकेंड वाला चार्ज है जिसको हमने Qi नाम दे दिया है, इसको हम 2 से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं, 2, 3, n तक। तो हमने यहाँ पे लगा दिया समेशन i इज इक्वल्स टू 2 to n। इसी के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Qn, इन सब की डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पे r स्क्वायर नहीं करने की बजाय हमने ri स्क्वायर किया है, और यहां हो जाएगा r कैप, जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को F नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बता करके उड़ा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है? तो इसका आंसर होगा नहीं करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशन होना जरूरी है, और यहां पे जो कूलॉम्स लॉ है उस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर पा रहा है। और उसी को हमने नोट करके यहां बात लिखी है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब यहां पर जो कूलॉम्स लॉ है वो किसी अदर चार्ज के आ जाने से अफेक्ट नहीं होता है। समझने के लिए डायग्राम बनाया है कि जो Q1 है इसके ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है F12, जिसकी हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो आएगी F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर इस Q1 के पास कोई Q3 चार्ज भी आ जाता है तो इन Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स होगा वो इस Q3 चार्ज के कारण डज नॉट अफेक्टेड बाय Q3, मतलब Q3 के कारण भी अफेक्ट नहीं होता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि Q1 और Q2 के बीच अगर फोर्स लग रहा है F13, तो इस Q2 के आ जाने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होता है। और ये कंडीशन कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है, इसलिए वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। यहां हमने एग्जाम्पल लिया है मैकेनिक्स का, जो आपका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने एक 10 kg मास की बॉडी ले रखी है। इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है 10 G, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो 100 न्यूटन की होगी। और अब अगर हम एक और सेकेंड केस लें कि इसी 10 kg की बॉडी जिस पर 10 G वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, अगर हम इस पर कोई एडिशनल F नेट फोर्स लगा दें 50 न्यूटन का, तो क्या अब भी इसकी नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन ही रहेगी? नहीं, अब इसकी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस 10 G वेट के कारण 100 न्यूटन जो पहले लग रही थी रिएक्शन, और इस 50 न्यूटन फोर्स के कारण और 50 न्यूटन बढ़ जाएगी। मतलब कि जो 100 न्यूटन रिएक्शन थी अब वो
50 न्यूटन हो जाएगी। मतलब इस सिचुएशन में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू किसी अदर चार्ज के आ जाने से अफेक्ट हो रही है। लेकिन ऐसा कूलम्ब्स लॉ में नहीं होता है, कूलम्ब फोर्स में नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से अफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। अब हम समझेंगे कि इस नेट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम में P पॉइंट पर दो फोर्स F1 वेक्टर और F2 वेक्टर लग रहे हैं और इन्हीं के कहीं बीच से एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F नेट यहां से जा रहा है। तो इसके लिए क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम दो लॉ यूज कर सकते हैं। एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों ही सिचुएशन में जब आप एफ नेट निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। और जब आप इनके बीच की डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो एफ नेट निकलेगा, मतलब इन दोनों के बीच से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो अब आपको क्या होगा कि इस रिजल्टेंट फोर्स के साथ किसी भी एक वेक्टर या किसी भी एक फोर्स के साथ आपको एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर हमने F2 फोर्स के साथ में इस F नेट और F2 के बीच में एंगल बनाया है बीटा। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे tan बीटा इज इक्वल्स टू F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा। देखो अगर आप इस एंगल को F1 के साथ लेते तो इस फॉर्मूले में जहां F1 है वहां F2 और F2 है वहां F1 हो जाता। आपको हमेशा यह बात ध्यान रख लेना है कि जिस भी फोर्स के साथ या जिस भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप एंगल बना रहे हैं वो उसके साथ में साइन थीटा और कोस थीटा नहीं लिखना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे F1 और F2 था, नेट फोर्स F नेट था, इनके बीच एंगल हमने F2 के बीच एंगल बनाया था बीटा। तो देखो यहां जिस फॉर्मूले में जहां पे F2 आ रहा है वहां पे ना तो साइन थीटा आ रहा है कोस थीटा आ रहा है। मतलब सिंपल है, जिसके साथ एंगल नहीं बना न्यूमरेटर में F1 साइन थीटा लिख दो, डिनोमिनेटर में F1 कोस थीटा लिख दो, सिंपल। और जिसके साथ आपने एंगल बना लिया है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। अब बात आती है कि ये जो मैग्नीट्यूड में आप जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने यहां पर एक टेबल बना रखी है। इसको समझते हैं कि ये कुछ कंडीशन को बता रहा है कि अगर ये दोनों फोर्स, कंडीशन को ध्यान से सुन लें, अगर ये दोनों फोर्स जो F1 और F2 है ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम हो, उस कंडीशन में आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कैसे? F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड हर कंडीशन में क्या हो, सेम हो, मतलब दोनों F हो। उस कंडीशन में जब आप F नेट निकालेंगे, क्योंकि यहां पे वेक्टर है तो वेक्टर जब भी हम वेक्टर एडिशन करते हैं या मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उस कंडीशन में एंगल डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में थीटा के लिए बहुत सारी वेरिएबल वैल्यूज है कि अगर दो फोर्स एक जैसे हैं और उनके बीच एंगल 0 डिग्री है तो नेट फोर्स 2F आएगा। ऐसे ही 60 डिग्री है तो अंडर रूट 3F, 90 है तो अंडर रूट 2F, 120 डिग्री है तो F, 180 डिग्री है तो 0, 360 डिग्री है तो 2F। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को।